बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आपको आज के इस वीडियो सेशन में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स आज हम फ़िलिप लार्कन की एक मशहूर ज़माना पोएम और उनकी जो मोस्ट फेमस और उनकी जो मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव पोएम है चर्च गोइंग, यानी उसका जो मास्टर पीस था चर्च गोइंग, हम इसको डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स इसमें मैं आपके साथ इस नज़म का इंट्रोडक्शन और इसकी जो क्रिटिकल एवेल्यूएशन है, यानी लिटरेरी वैल्यूज़ मैंने इसके साथ जो इसके साथ जुड़ी हैं वो मैंने नहीं डिस्कस की, लेकिन मैंने इसकी इस पोएम का पूरी तरह जो क्रिटिकल एनालिसिस है, राइटर इसके अंदर कन्वे क्या करना चाहता है, क्या बताना क्या चाहता है, वो मैंने यहाँ पे डिटेल के साथ डिस्कस किया है। तो स्टूडेंट्स चर्च गोइंग का टाइटल भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो मटेरियल है ये तकरीबन कोई 4 से 5 पेजेस पर मुश्तमिल ये क्रिटिकल एनालिसिस है, समरी भी है, इंट्रो भी है इसका। और इसमें मैंने जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको मैंने क्रिम्सी कलर में आपके लिए बोल्ड भी कर दिया। और इस तरह के जो टेक्स्ट और लाइन्स हैं, टेक्स्ट में से मैंने कोशिश की है कि इसके चूँकि 9 स्टांजाज हैं तो हर स्टांजे से जो उसकी जो बेस्ट लाइन्स हैं वो मैंने यहाँ पे उनको क्रिटिकली एनालाइज भी कर दिया है ताकि स्टूडेंट्स को टेक्सचुअल स्टडी में भी दिक्कत ना हो। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ इसकी जो पूरी की पूरी पोएम है उसकी लाइन बाय लाइन जो है वो आपको एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा। और जहाँ ज़रूरी था वहाँ पे मैंने इसका आपके लिए उर्दू भी लिख दिया है। और इस लिहाज से ये पोएम हमारी जो है वो आपके लिए एक यूज़फुल मटीरियल होगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर प्रिपरेशन इन द एग्जामिनेशन। तो स्टूडेंट्स ये फ़िलिप लार्कन एक मॉडर्न पोइट थे, उनसे रिलेटेड ये उनकी ये पोएम है चर्च गोइंग। और मैंने बहरहाल कोशिश की है कि सिंपल मगर म्यारी एक स्टैंडर्ड मटेरियल जो है वो आपको इस के अंदर फ्राहम किया जाए और इसके ऊपर जो है वो कमेंट्री जो है वो तबसरा जो है मैं आपके लिए पेश कर दूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आपके नॉलेज के लिए, और होता है समटाइम्स के राइटर आपको उस पोएट का पता होना चाहिए, उसका इमेज जो है वो मैंने यहाँ के लिए थोड़े से 1-2 इमेज यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किए हैं कबल इसके कि मैं पोएम को डिस्कस करूँ। मैं आपको फ़िलिप लार्कन का जो एक इमेज जो है वो पोएट का दिखाता हूँ। फ़िलिप लार्कन का जो इमेज है यहाँ पे मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया है। ये देखें, ये हमारे पोएट है फ़िलिप लार्कन, जिनकी हम ये नज़म जो है वो हम ज़ेर बहस ला रहे हैं। ये मॉडर्न पोएट थे फ़िलिप लार्कन, और ये 9 अगस्त 1922 में पैदा हुए। या मैं थोड़ा सा आपके लिए मैं मुख्तसर करता हूँ उसको। ये 9 अगस्त 1922 में इंग्लैंड में यूनाइटेड किंगडम में पैदा हुए और 2 दिसंबर 1985 को ही किंगस्टन अपॉन हुल में, यानी इंग्लैंड का ये एक इलाका, वहाँ पे इनकी डेथ हो गई। ये मॉडर्न पोएट थे और इसके बारे में हम स्टूडेंट्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं जहाँ पे मैंने आपके लिए इसका जो मटेरियल जो है वो तरतीब दिया हुआ है। इसमें स्टूडेंट्स कोई ये 30 मिनट की वीडियो बन जाएगी पूरी कोशिश के बावजूद, क्योंकि नज़म ज़रा लंबी है, क्योंकि इस नज़म के कोई 9 स्टांजाज हैं, हर स्टांजा के अंदर जो 7 लाइन्स हैं, और इस तरह ये 63 लाइन्स की एक पोएम, लंबी पोएम बनती है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है। और इसमें राइटर ने बहुत से अच्छे थीम जो है और जो एक मैसेज दिया है, पैगाम दिया है, और जो एवेल्यूएशन की है मज़हब से मुतल्लक और चर्च का जो किरदार है या मजहबी जो मुकामात हैं उनका जो रिलीजियस हमारे प्लेसेस जहाँ पे हम वर्शिपिंग करते हैं उनका जो फ्यूचर है उसके मतलब अपनी कुछ क्यास आराइयाँ जो हैं वो दिखाई हैं। तो आइए पहले तो थोड़ा सा टाइटल को 1-2 मिनट के लिए देख लेते हैं। चर्च गोइंग जो है, ये चर्च गोइंग का मतलब होगा चर्च जाने का अमल, एक तो इसका टाइटल ये बनता है। और दूसरा इसका मतलब ये है कि चर्च जो है ये जो जाने की रस्म अदा करते हैं एक मजहबन और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं, ये मांग बढ़ती जा रही है, यानी ये चर्च हमारी ज़िंदगियों से निकलता जा रहा है। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप चर्च को ब्रॉडर सेंस पे लीजिएगा। चर्च गोइंग चूँकि पोइट क्रिश्चियन था, क्योंकि वो उस मज़हब को फॉलो करता था, दैट्स वाई उसने इसका चर्च का हवाला दिया, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर जो मेजर जो बड़ा रिलीजन है वो वहाँ पे क्रिश्चियनिटी है, तो इसलिए उसने चर्च का हवाला दिया है। अदरवाइज़ इससे मुराद, चर्च से मुराद यहाँ पे ये भी है कि मुराद इससे मैंने आपको बताया मस्जिद भी हो सकती है, इससे मंदिर भी हो सकता है, इससे वो जो गिरजा है वो भी मुराद हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये ब्रॉडर सेंस में रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू को रिप्रेजेंट करती है ये जगह जो है चर्च। तो चर्च गोइंग यानी चर्च जाने का अमल, और या फिर दूसरा मैंने बताया कि चर्च हमारी ज़िंदगियों से, यानी मज़हब हमारी ज़िंदगियों से उसका अमल दखल जो है उसकी फ़ोर्स जो है वो हमारे ऊपर कम होती जा रही है। ये इसको इस सेंस में भी हम ले सकते हैं इसको जब टाइटल को एक्सप्लेन करते हैं। तो आइए आगाज़ करते हैं जी डिटेल के साथ। चर्च गोइंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव पोएम्स ऑफ फ़िलिप लार्कन। ये मैंने उनकी डेट ऑफ बर्थ और उनकी डेट ऑफ डेथ भी बता दिया है।
who was a modern poet. This poem was published in 1954 from the point of view of an agnostic. यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इसके हवाले से बता दूँ कि ये एक एगोनोस्टिक किस्म का पोइट था, एगोनिस्टिक किस्म का शख्स था, मीन के डिसबिलीवर था, पैगन था, स्केप्टर था, शक्की मजाज था, जो मज़हब को यानी ऐसा कैटेगरी के भी बाज़ लोग होते हैं जो खुदा के वजूद को शक की निगाह से भी देखते हैं और समटाइम्स डाउट का शिकार हो जाते हैं कि पता नहीं ये हस्ती मौजूद भी है या नहीं है। तो ये एक एगोनिस्टिक सोच के शख्स के साथ ही उसने ये हमारे साथ यहाँ पे इसके डिस्कशन की है। स्टूडेंट्स मैं ज़रा आपके लिए इसको ज़रा एयरप्लेन के मोड पे लगा लूँ ताकि हमें डिस्टर्बेंस ना हो ड्यूरिंग अवर डिस्कशन। सो आइए देखते हैं बाकी। सो फिलिप लार्कन डिस्कसेस द रोल ऑफ ए चर्च। तो यहाँ पे इस नज़म में ये तारफ़ मैं ये दे रहा हूँ कि इस नज़म के अंदर है क्या वो मैं बता रहा हूँ कि फिलिप लार्कन ने डिस्कस किया है रोल ऑफ चर्च, कि चर्च का क्या किरदार रहेगा। चर्च मैंने आपको बताया कि आपने वाइडर सेंस में यूज़ करना है। चर्च ले लें, मस्जिद ले लें, मंदिर ले लें, गिरजा ले लें, सिखों का गुरुद्वारा ले लें, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। यानी रेटर के अगर आप डेप्थ में जाके बात करते हैं तो मुराद ये है इन द मॉडर्न क्रिश्चियन वर्ल्ड, जदीद ईसाईयत की दुनिया में, क्रिश्चियन वर्ल्ड में, एंड स्पेकुलेट्स, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूँ स्पेकुलेट्स, क्योंकि ये नज़म का जो दूसरा पोर्शन है उसके अंदर सारी की सारी ना पोइट की स्पेकुलेशंस हैं, क्यास आराइयाँ हैं, सोचें हैं, मुस्तकबल में चर्च के साथ क्या होने वाला है, चर्च की क्या हैसियत रह जाएगी, चर्च का मुकाम लोगों की ज़िंदगी में कैसा होगा, ये सारा कुछ इससे मतलब उसने बहुत ज़्यादा क्यास आराइयाँ यहाँ पे डिस्कस किए, ख़ास तौर पर इस नज़म के जो आखिरी 3 स्टैंज़ा हैं उसके अंदर। लिहाजा आप इस वर्ड को गौर से देखिएगा, स्पेकुलेट्स। और अबाउट इट्स रोल, यानी चर्च के किरदार से मतलब क्या सराहियाँ करता है इन द टाइम टू कम, आने वाले दौर में। ही आल्सो स्पेकुलेट्स, ये भी क्या सराहियाँ करता है एज टू व्हाट काइंड ऑफ पीपल माइट विजिट चर्च इन फ्यूचर, कि मुस्तकबिल में कैसे या किस किस्म के लोग जो हैं वो चर्च को विजिट किया करेंगे। चर्च इज़ नॉट जस्ट द नेम ऑफ बिल्डिंग, और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि चर्च सिर्फ एक महज एक बिल्डिंग का नाम नहीं है, एक इमारत का नाम नहीं है। इट इज़ अ कम्प्लीट इंस्टीट्यूशन, बल्कि एक मुकम्मल अदारा होता है इन इट्स अपनी ज़ात में, एंड ए सिंबल ऑफ रिलीजन, और मज़हब की अलामत होता है। फॉर मोर दैन 1000 ईयर्स, तो 1000 साल तक हम देखते हैं द क्रिश्चियन वर्ल्ड वाज स्पिरिचुअली अटैच्ड, क्रिश्चियन वर्ल्ड जो है वो स्पिरिचुअली अटैच रही है विद द चर्च, चर्च के साथ, विच हैड ए कम्प्लीट इन्फ्लुएंस, और जिसका मुकम्मल असर और रसूख भी रहा ओवर दर सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लाइफ, उनकी समाजी, मुआशी और उनकी सियासी ज़िंदगी पर। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब हमारे हम भी देखते हैं कि हमारा जो मज़हब इस्लाम है उसकी भी फोर्स हमारे जैसे जो पहले जनरेशन गुजरी हैं, हमसे जो पहले लोग गुजरे हैं, हमसे जो पहले नस्लें गुजरी हैं, वो मज़हब के ज़्यादातर करीब थे, और वो अपनी जो इबादत करते थे या मजहबी मुकामात को वो जो मुकाम देते थे ना, वो मॉडर्न जनरेशन के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। यानी उनकी इबादतों में खशू हुज़ू भी ज़्यादा था, रेवरेंस, तक़द्दुस भी बहुत ज़्यादा था। अब ये वक्त गुजरने के साथ साथ में ये चीज़ें आप देखते हैं कि ये कम होती जा रही हैं। ऐसा ही यहाँ पे पोइट कुछ स्पेकुलेशंस करता है, और यही हाल यूरोप के अंदर राइटर कहता है चर्च का भी है, कि इसका भी कभी पूरा इन्फ्लुएंस था, असर और सूख था हमारी समाजी, सियासी और माशी लाइफ में, लेकिन अब ये भी कम होता जा रहा है। बट विद द राइज ऑफ सेकुलरिज्म, लेकिन जब सेकुलरिज्म आ गई, मज़हब को यानी गैर मजहबी एक रुझान जब से पैदा हुआ है, द होल्ड या ग्रिफ्ट, आप ग्रिप कह लें या इसकी जो गिरफ्त कह लें, द होल्ड या ग्रिप ऑफ द चर्च बिगेन टू वीकन, वो कमज़ोर पड़ने लगी, मान पड़ने लगी, वो ढीली हो गई ग्रिप। दिस प्रोसेस, ये प्रोसेस जो है कंटिन्यूड, और ये जो अमल जारी रहा, एंड विद द ग्रोथ ऑफ कम्युनिज़म, और फिर कम्युनिज़म का एक निज़ाम आ गया, एथीज़िज़म, कुफ्र का एक निज़ाम आ गया, एगोनोस्टिसिज्म यानी अकीदा परस्ती के ऊपर जो शक की जाती है, एगोनोस्टिक हो जाता है इंसान, शक करता है, मज़हब को शक की निगाह से देखता है कि क्या वाकई इसका रोल है ज़िंदगियों को शेप करने में, ज़िंदगियों को बनाने में, डेवलप अपने आप को तरक्की करने में, माशी तरक्की करने में, सियासी तरक्की करने में वगैरह वगैरह। जब इसके ऊपर डाउट आ गया, मटेरियलिज्म और मादा परस्ती आ गई, एंड कमर्शलिज्म और तजारती सोच आ गई, जब ये चीज़ें आई हैं तो इस ये प्रोसेस जो है वो जारी रहा जब तक ये चीज़ें भी ग्रो कर गई यूरोप में। और ख़ास तौर पर आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वार, दूसरी जंग अज़ीम के बाद जो है द चर्च बिकेम ऑलमोस्ट इनसिग्निफिकेंट, तकरीबन वो गैर अहम हो के रह गया। इट लॉस्ट इट्स फोर्स, इसने अपनी फोर्स खो दी, टू सच एन एक्सटेंट, इस हद तक, दैट द ओनली स्मॉल नंबर ऑफ पीपल, कि बहुत थोड़ी तादाद में जो लोग हैं विजिटिंग द चर्च ओकेजनली, अब चर्च जाते हैं लेकिन वो भी गाहे बेगाहे। द बर्ड स्ट्रीम्स, जो पैसिमिस्ट और शायर यहाँ पे हम देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है इम्तिहान में।
कि फिलिप लार्कन की जो पेसिमिज़म है ना, इसकी नज़मों के अंदर हम पेसिमिज़म देखते हैं, मायूसी देखते हैं। तो शायर यहाँ पे मायूस नज़र आता है, पेसिमिस्ट नज़र आता है। ये मैंने इसका मीनिंग आपको इंग्लिश में लिख दिया है। होपलेस या डिसअपॉइंटेड नज़र आता है। एंड बिलीव्स दैट, और वो यकीन रखता है, द ट्रेंड ऑफ कीपिंग अवे फ्रॉम द चर्च इज़ लाइकली टू कंटिन्यू, कि ये जो रुझान चल पड़ा है ना चर्च से दूर रहने का, वो मुमकिन तौर पर जारी रहेगा। और एक वक्त ऐसे रहेगा कि लोग चर्च बिल्कुल ही नहीं जाएंगे। अब वैसे भी लोग चर्च जो है संडे के संडे जाते हैं, क्रिश्चियन जो हैं। द चर्च विल कंटिन्यू टू अट्रैक्ट द पीपल, विजिटर, ये विजिटर्स को यानी वहाँ पे आने वाले लोगों को अट्रैक्ट करना जारी तो रखेगा, बट विद डिफरेंट मोटिव्स, लेकिन उसके मकासद कुछ और हो जाएंगे। इट हैज़ ऑलरेडी लॉस्ट इट्स फोर्स, और पहले ही मज़हब की फ़ोर्स कम हो गई है, उसकी कुव्वत कम हो गई, उसकी ताकत कम हो गई, उसकी हैसियत कम हो गई है। एंड इट विल लूज़ इट्स फोर्स इन फ्यूचर इवन मोर, और शायर का ये ख्याल है, शायर का ये अंदाज़ा है, ये मुस्तकबिल में और भी अपनी अहमियत खो देगा। ये ओवरऑल थीम है, सेंट्रल आइडिया है, मर्जी ख्याल है जो राइटर यहाँ पे पेश करना चाहता है। अब हम इसकी समरी की तरफ चलते हैं और इसका एनालिसिस करते हैं। शायर ने जहाँ पे खुद अपने आप को पेश किया, वो कहता है कि मैं अपना चर्च में गया और चर्च में जाकर उसे क्या क्या महसूस हुआ, उसने वहाँ पे क्या क्या किया, वहाँ पे क्या क्या देखा, और वहाँ पे चर्च में खड़े होकर उसके जहन में कौन कौन सी क्यास आराइयाँ आईं, वो किस तरह से मुस्तकबिल के बारे में, इसके बारे में सोचता रहा, वो किस तरह से एक एग्नोस्टिक सोच के साथ वहाँ पे गया है, वो सारा कुछ उसने आपने यहाँ पे बयान किया है। और यहाँ पे पोइम के अंदर आई का इस्तेमाल किया गया, जिसको हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं, फर्स्ट पर्सन डिस्क्रिप्शन दी है। लिहाजा मैंने लिखा है द पोएम बिगिंस विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोइट्स ऑन रीसेंट विजिट। शायर ने रिसेंटली विजिट किया है चर्च को, एक चर्च को। द पोएम इज़ अ फर्स्ट पर्सन डिस्क्रिप्शन, और द पोएम इज़ इन, यहाँ पे इन भी लगा लीजिएगा, इन अ फर्स्ट पर्सन डिस्क्रिप्शन, दैट इज़ द पोएम इज़ इन द फॉर्म ऑफ मोनोलॉग। हम इसे यूँ भी कह सकते हैं कि नज़म जो है खुद कलामी की शक्ल में है, शायर अपने आप से कलाम कर रहा है, या जो कुछ उसे वहाँ पे एक्सपीरियंस हुआ है वो अपने आप से बात कर रहा है। द पोएट्स एटीट्यूड इज सिंबॉलिक, और लिहाजा आप शायर के रवैये को सिंबॉलिक सेंस में देखेंगे, डीपर सेंस में देखेंगे। द पोएट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द चर्च रिप्रेजेंट्स द एटीट्यूड ऑफ द कॉमन मैन इन क्रिश्चियन वर्ल्ड। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये शायर का जो रवैया है दरअसल ये रिप्रेजेंट करता है उन तमाम मॉडर्न या आम लोगों को जो कि क्रिश्चियन वर्ल्ड में इस वक्त रह रहे हैं। तो शायर ने यानी अपनी सोच को अक्कासी करके बताने की कोशिश की कि ऐसी ही सोच है मॉडर्न पीपल की चर्च के हवाले से। बीइंग एन एगोनिस्टिक, और एक शक्की मजाज होने की वजह से, शक्की मजाज शख्स होने की वजह से, ही डज नॉट हैव एनी डीपर फीलिंग, वो गहरे फीलिंग्स नहीं रखता, और स्पिरिचुअल अटैचमेंट या कोई रूहानी वाबस्तगी नहीं रखता विद द चर्च, चर्च के साथ, एंड इट्स रिचुअल्स, और इसकी रसूमात के साथ, और फॉर्मेलिटीज़, और इसकी फॉर्मेलिटीज़ के साथ। है इज़ द ओनली एन ओकेजनल विजिटर, और वो वहाँ पे गया है, बस वो चलता फिरता, यानी एक विजिटर, एक आम सा चलता फिरता विजिटर जो है वो कभी कभी वहाँ पे जाना और विजिटर बन के वहाँ पे गया है, और उसने चर्च को विज़िट किया है। और जिस तरह से वो चर्च में जाके दाखिल होता है, ये भी आप देखिएगा, ये एक बेअदबी होती है, जिस तरह का हम कहते हैं ना कि रेवरेंस नहीं है, ये सेक्रेड एक पहलू नहीं निकलता। देयरफॉर ही डज नॉट हैव इंटरेस्ट इन द चर्च सेरेमनीज, लिहाजा से चर्च की सेरेमनीज में और प्रेयर्स में कोई दिलचस्पी नहीं है। बिफोर एंटरिंग द चर्च, और वो कहता है कि चर्च में दाखिल होने से पहले, द वर्ड मेक श्योर, शायर इस बात को यकीनी बनाता है दैट नो सर्विस और प्रेयर इज गोइंग ऑन इनसाइड द चर्च, कि चर्च के अंदर कोई सर्विस यानी कोई सेरेमनी नहीं हो रही, कोई प्रेयर नहीं हो रही, वहाँ पे कोई दुआया तकरीब नहीं हो रही। ये जब वो श्योर कर लेता है, यकीन कर लेता है कि अंदर कोई नहीं है, चर्च बंद है, और वो दरवाज़ा खोल के फिर अंदर दाखिल हो जाता है। मोरओवर हिज एंट्री इनटू द चर्च इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द वर्थ और प्रेस्टेज, वो वक़ार और कदर के मुताबिक नहीं है ऑफ द चर्च के। ये स्टूडेंट्स, ये अजाफी एक वर्ड शामिल हो गया, ये देख लीजिएगा। और द पोइट सेज, और यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स टेक्सचुअल लाइंस आपके लिए कोट की हैं, बहुत शानदार, मतलब ये जो अच्छी लाइनें हैं ना, यानी हर स्टांजे की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिप्रेजेंटेटिव लाइन्स हैं ना, वो मैंने यहाँ पे शामिल की, सारे का सारा स्टांजा मैंने शामिल नहीं किया है। और कहता है कि वंस आई एम श्योर, जब मैं एक बार यकीन कर लेता हूँ, देयर इज़ नथिंग गोइंग ऑन, के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा, कोई तकरीब नहीं हो रही, कोई प्रेयर नहीं हो रही, कोई सेरेमनी नहीं हो रही, आई स्टेप इनसाइड, मैं चर्च के अंदर कदम रखता हूँ, लेटिंग द डोर थर्ड शट, और दरवाजे को ज़ोरदार तरीके से ठा करके, जो बंद होता है ना दरवाज़ा, ज़ोरदार तरीके से बंद होने देता हूँ। अब मजहबी काम आता है, उनका एक रेवरेंस होता है, उनका एक तकद्दुस होता है। हम जैसे घर के दरवाजे को ज़ोर से बंद करते हैं, ठड करके
ज़ोरदार आवाज़ से बंद कर देते हैं। मस्जिद के अंदर हमें एहतरामन जो है या चर्च के अंदर हमें एहतरामन ऐसा नहीं करना होता, लेकिन शायर कहता है कि मैंने ठा करके दरवाज़ा बंद होने दिया। तो इससे भी उसका पता चलता है कि वो जो रवायती तकद्दस था मजहबी मुकामात का, वो शायर के अंदर मिसिंग है, नज़र नहीं आ रहा है। और फिर कहता है कि द पोएट एंटर द चर्च, शायर चर्च में दाखिल हो जाता है। ही शट्स द डोर बिहाइंड हिम, वो अपने पीछे से दरवाज़ा बंद होने देता है। बिकॉज ही विशेज टू स्पेंड सम टाइम अलोन इन द एम्प्टी चर्च, क्योंकि वह उस खाली चर्च में कुछ वक्त अकेले गुजारना चाहता है। द एम्प्टीनेस ऑफ द चर्च, और चर्च खाली है, यानी वहाँ पे इबादत गुजार या वर्शिपर्स या जो प्रेयर्स करने वाले हैं या जो सेरेमनीज़ के करने वाले हैं, वो वहाँ पे इस वक्त कोई भी नहीं है। चर्च बिल्कुल खाली है, एम्प्टी है। तो ये जो चर्च का खाली होना है, ये भी किसी चीज़ को सिंबलाइज़ करता है। यानी वो जो रवायती रौनक मेला होता था चर्चेज़ में या मसाजिद में या मंदिरों में कह लीजिए, या कह लें कि वो राइटर कहता है कि ऐसे जैसे मांद सा बढ़ गया। द एम्प्टीनेस ऑफ द चर्च सिम्बलाइजेज द स्पिरिचुअल हॉलोनेस, और ये दरअसल रूहानी खोखलेपन को ज़ाहिर करता है। स्पिरिचुअल हॉलोनेस, रूहानी तौर पर खोखले हो गए, खालीपन का शिकार हो गए हैं। एंड मॉरल वैक्यूमनेस, और अखलाकीपन उसका ख़त्म हो गया है। मॉरल वैक्यूम होता खालीपन, इसको ज़ाहिर करता है। ऑफ द प्रेजेंट वर्ल्ड, जदीद दुनिया की, किस हवाले से? रिलीजन से मुतल्लक। और दिस इज़ व्हाट वी सी इन द एटीट्यूड ऑफ द पोएट, और यही चीज़ हम शायर के रवैये के अंदर देखते हैं। द पोएट डज नॉट हैव एनी स्पिरिचुअल और मिस्टिकल फीलिंग्स, शायर को कोई रूहानी या सूफियाना किस्म के फीलिंग्स नहीं है। बिकॉज ही हैज़ कम हियर ओनली टू ब्रेक, क्योंकि यहाँ पे वो सिर्फ वक्फा लेने के लिए आया है, तोड़ने के लिए आया है, दूर करने के लिए आया है, ब्रेक करने के लिए आया है डल रूटीन को, यानी बदमज़ा, बेकैफ और मोनोटोनस, यानी आवाज़ार किस्म की बोरियत वाली ज़िंदगी को, उसमें जो ज़िंदगी वो जो गुजारा और उसकी जो मैकेनिकल रूटीन ऑफ लाइफ है, उसको थोड़ा सा वक्फा देने के लिए वो यहाँ पे आया है। एज ए लुक्स अराउंड, जैसे वो चर्च के अंदर खड़ा होकर चारों तरफ देखता है, ही फाइंड्स नथिंग अनयूजुअल, उसे वहाँ पे कोई गैर मामूली चीज़ नज़र नहीं आती। और डिफरेंट इन द चर्च, चर्च के अंदर को मुख्तलिफ चीज़ नज़र नहीं आती है। और यहाँ पे शायर आके सोच में पड़ जाता है कि अनदर चर्च, ये तो मुझे और चर्च नज़र आता है। यानी यहाँ पे शायर तंज कर रहा है, यानी ये वो चर्च नहीं है। शायर कहता है कि जिस चर्च को हम चर्च कहते थे, या जिस तरह की उसके अंदर खुशबू हुजू हुआ करती थी, और उसका रेवरेंस और उसका तकद्दस और उसकी जो एक तकद्दस हुआ करता था, वो नहीं रहा। ये को मुझे और तरह का चर्च नज़र आ रहा है। मैटिंग, जहाँ पे दरियाँ बिछी हैं, सीट्स हैं, स्टोन, और एक तरफ पत्थर पड़ा हुआ है। लिटिल बुक्स, और छोटी छोटी किताबें, अंजील मुक़द्दस कह लें या कोई भी मजहबी जो किताबें वो पढ़ी हैं। स्प्रॉबलिंग ऑफ फ्लावर्स, और फूलों के जो पत्तियाँ वो पड़ी हैं। कट फॉर संडेज, जो कि संडेज़ के लिए यानी इतवार के लिए जिनको फेंका गया था, इतवार का कोई फंक्शन हुआ है लास्ट संडे को, और वहाँ पे फूलों की पत्तियाँ जो वहाँ पे बिखेरी गई थी, ये शायद उनका हवाला दे रहा है। मोर ओवर नोटिस सम विदर फ्लावर, और वहाँ पे वो कुछ मुरझाए हुए फूल देखता है, बल्कि फूलों की पत्तियाँ देखता है। फ्लावर पेटल्स वर लाइंग स्कैटर्ड, जो कि बिखरी पड़ी थी द चर्च में, परहैप्स सिंस लास्ट संडे, शायद गुज़श्ता इतवार से। तो शायद यहाँ पे ये भी तंज करता है, शायद ये बताना चाहता है कि संडे वाले दिन लोगों ने यहाँ पे कोई शादी की तकरीब हुई है और यहाँ पे फूलों की पत्तियाँ बिखेरी गई थी, उस वक्त इसको इस्तेमाल किया, और उसके बाद चर्च को इस्तेमाल करने के बाद वहाँ से चले गए। इवन किसी ने पत्तियाँ भी साफ़ नहीं की, उठाई नहीं हैं, और अब वो ब्राउन कलर की हो गई हैं। When the some people came there, the poet wants to give the impression, शायद ये तासर देना चाहता है, the church has remained, कि चर्च जो है वो क्लोज है, and locked since last Sunday, गुज़श्ता इतवार से ही, brownish sprawling of flowers, और कहते हैं ब्राउन कलर की फैली हुई पत्तियाँ, बिखरी हुई पत्तियाँ पड़ी हैं फूलों की, इंडिकेट्स दैट दिस फ्लावर्स पेटल्स की जो फूलों की पत्तियाँ वर थ्रोन लास्ट संडे। इट इज़ अगेन सार्कास्टिक कमेंट, लिहाजा ये एक तंजिया एक जुमला है, एक तंजिया कमेंट है ऑन द मॉडर्न क्रिश्चियन सोसाइटी पर, वेयर सम पीपल विजिट द चर्चेज ओनली ऑन संडेज, जहाँ पे सिर्फ संडे की संडे जब वो जाया जाता है। हमारे यहाँ भी जुमे के दिन आप देखें कितना रश होता है, मस्जिद फुल भरी होती है, बल्कि उसके बाहर की सड़कें वहाँ पर भी लोग दरिया बिछा के नमाज जुमा अदा कर रहे होते हैं। तो उस ख़ास दिन को उसको बस ज़्यादा अहमियत दी जा रही, बाकी नमाज़ों को इतनी अहमियत नहीं दी जा रही है। इन द साइलेंस ऑफ द एम्प्टी चर्च, उस खाली चर्च की तन्हाई में, द पोएट फाइंड्स अ काइंड ऑफ टेंशन, शायद को टेंशन महसूस होती है, एंड अनप्लेजेंट स्मेल, और नाखुशगवार सी स्मेल महसूस होती है। और यहाँ पे टेक्सुअल लाइन्स के अंदर मैंने बताया, वो राइटर कहता है कि एंड टेंस, और यहाँ पे टेंस करने वाली, परेशान करने वाली, अनइग्नोरेबल साइलेंस, ऐसी साइलेंस थी, ऐसी खामोशी थी जिसको मैं इग्नोर नहीं कर सकता, अनइग्नोरेबल। वैसे तो साइलेंस जो है ये मुक़द्दस जगहों पे साइलेंस ही होती है, लेकिन पोएट का ये ख्याल है कि ये साइलेंस जो है ये टेंस करने वाली, ये उल्टा टेंस कर रही है, क्योंकि ये जगह तो है, यहाँ पे तो लोगों को होना चाहिए, यहाँ पे तो गैदरिंग होनी चाहिए, यहाँ पे तो रौनक मेला होना चाहिए, यहाँ इबादत गुजार होने चाहिए, यहाँ हमदो सना की महफिलें होती रहनी चाहिए,
तवातर के साथ, तसलसल के साथ होती रहनी चाहिए, जो कि नहीं है, और इस वजह से साइलेंस हो गई है, और वो ये साइलेंस उसके लिए एक टेंशन सम है और एक अनइग्नोरेबल है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा उर्दू भी लिख दिया, बिरूट गॉड नोज हाउ लॉन्ग, और खुदा जानता है कि कब से ऐसा ही है। अब आप कोटेड लाइन्स मदरजा वाला जो कोटेड लाइन्स आर सार्कास्टिक कमेंट ऑन द जर्नल इंडिफरेंस, ये जो लोगों की आम अदम तवज्जो है ना बेटी, इसको इंडिफरेंस कहते हैं। जब आप तवज्जो नहीं देते, अदम तवज्जो कह लें या किसी की तरफ तवज्जो ना देना, लापरवाही बरतना, उसको इंडिफरेंस कहते हैं। हम इसको शान बेनियाजी भी कहते हैं कि आप बेनियाज हो गए इस चीज़ से। ऑफ द पीपल टुवर्ड्स चर्चेज के हवाले से दिस इंडिफरेंस, और ये जो शान बेनियाजी है टुवर्ड्स द चर्च की तरफ हैज़ बिन गोइंग ऑन फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, एक तवील अरसे से है। एंड ओनली गॉड नोज, और कहता है कि सिर्फ खुदा ही जानता फॉर हाउ लॉन्ग विल इट कंटिन्यू, ये शान बेनियाजी, ये लापरवाही कब तक जारी रहेगी और किस शक्ल में जारी रहेगी। द पोएट शोज नो रिस्पेक्ट, और शायर भी यहाँ पे कोई रिस्पेक्ट नहीं शो कर रहा, और रेवरेंस और लिहाज शो नहीं कर रहा फॉर द चर्च के लिए, क्योंकि जिस तरह से वो दाखिल हुआ है, जिस तरह से उसने वहाँ पे दरवाजे को उठा करके बंद किया, ये सारा तकद्दस के ख़िलाफ़ है। एंड इट्स सेरेमनीज, देयरफॉर ही डज नॉट फील इट नेसेसरी टू हैव ए हैट ऑन हिज हेड, लिहाजा वो अपने सर पे हैट लेना भी मुनासिब नहीं समझता, बल्कि चर्च के अंदर दाखिल होकर उसने अपना हैट भी उतार दिया है, और साइकिल क्लिप्स भी, वो मैंने यहाँ पे साइकिल क्लिप्स का जिक्र नहीं किया है, लेकिन वो साइकिल क्लिप्स का भी जिक्र करता है कि साइकिल क्लिप्स जो है वो भी मैंने उतार ली हैं। साइकिल क्लिप्स जो हैं वो हमारे ये पैंचे वगैरह और ये नीचे जो हमारे जो ट्राउज़र्स वगैरह होते हैं, ताकि वो साइकिल की चेन के साथ फंस ना जाएँ, इसलिए वो उस ज़माने में ना पिन्स लगा ली जाती थी, जिनको साइकिल क्लिप्स कहते हैं या साइकिल पिन्स कहते हैं। तो यहाँ पे वो साइकिल भी आया, इवन उसका साइकिल भी आना भी राइटर कहता है कि एक तंज़िया है, वो बताना ये चाहता है। ज़रा सुनिए क्या आयरॉनिकल बात करना चाहता है। द वर्ड हैटलेस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, और लफ्ज़ जो हैटलेस है कि वो बगैर हैट के यहाँ पे आ गया है, ये भी सिग्निफिकेंट है। याद रहे मुक़द्दस मुकामात आप देखते हैं, मस्जिद में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, या सिख अपने गुरुद्वारों में जाते हैं, तो सर के ऊपर कपड़ा या सर ढांप के जाते हैं। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हमने देखा है कि अब लोग जो है बगैर कोई सर कपड़ा से ढांपे ही नमाज़ पढ़ने लगे होते हैं। तो ये वो खुशबू हुजूर जो है, वो जो एक्साइटमेंट है ना, वो जो रिलीजियस और एक फरवर होता है, वो जो जोश व खरोश होता है, वो कम होता जा रहा है। मोर वरी गोज ऑन दे, वो जाता है वहाँ पे ऑन ए बाइसिकलिक साइकिल पर, बिकॉज ही इज़ ए मैन ऑफ पूर सोर्सेज, क्योंकि वो गरीब वसाइल का अमल शख्स है। और यहाँ पे साइकिल का हवाला भी बड़ा तंज़िया है, बड़ा मानी खेज है। बाई गिविंग रेफरेंस टू द बाइसिकल, साइकिल का हवाला देकर द पोएट वांट्स टू गिव द इंप्रेशन, शायर ये तासुर देना चाहता है दैट इफ़ ही हैड बीन रिच, अगर वो अमीर होता है, एंड हैड सम बेटर मीन्स ऑफ कन्वेंस, और उसके पास कन्वेंस ज़्यादा बेहतर होती, जैसे गाड़ी वगैरह, कार वगैरह, ही माइट नेवर हैव विजिटेड द चर्च, तो शायद वो चर्च जाता ही ना। यानी यहाँ पे राइटर यहाँ पे तंज़िया ये कहना चाहता है कि सिर्फ गरीब मरे मुक्के लोग जो हैं, बेले मुस्टंडे किस्म के जो लोग हैं, जो उनके वसाइल भी नहीं है, वो सिर्फ मज़हब की तरफ जाते हैं। जो खुशहाल हैं वो भूल गए। द पॉइंट मूव्स फॉरवर्ड एंड टचेज, और शायर आगे बढ़ता और टच कहिए, टचेज करना है, अपनी ES लगाना, सिंगल नाउन है। द पॉइंट टचेज द बाउल इन विच, वो पानी के बर्तन को छूता है, इन विच द हॉली वाटर इज केप्ट, जहाँ पे मुकद्दस पानी रखा जाता है फॉर बैप्टिज्म, बपतिस्मा करने के लिए। मुकद्दस पानी आप जानते हैं क्रिश्चियनिटी के अंदर बैप्टाइज करने के लिए, बपतिस्मा करने के लिए, पाक होने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देन इन ए मैकेनिकल वे, और फिर ऑटोमेटिक अंदाज से ही ओपन द बाइबल, वहाँ पे बड़ी बाइबल की किताब को खोलता है, एंड साइड से फ्यू वर्सेज, और वहाँ से चंद आयात की तलावत करता है, विदाउट बॉदरिंग टू कंसीडर देयर मीनिंग, और वो ये जहमत नहीं करता कि इनके मीनिंग के ऊपर भी गौर करें। यानी हम भी जैसे कुरान पाक को रट्टा लगाते हैं, हिंदू जो है वो अपने विदास को पढ़ते हैं, पढ़ तो लेते हैं, लेकिन गहराई में नहीं जाते, उनके मीनिंग को, उनके मफहूम को, उसकी तफसीर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करता। हम रस्मन कुरान पाक जैसे को पढ़ता जा रहा है, तोते की तरह रट्टे लगाए जा रहे हैं ना। ये राइटर भी शायद इस तरह कहता है कि मैंने कोई जहमत नहीं की, मैंने बॉदरिंग नहीं किया, कोई कंसीडर करो कि इनके मीनिंग क्या, मफहूम क्या, तफसीर क्या है। एज सुन एज द रिसाइटेशन कम्स टू एन एंड, और जैसे ही कहता है कि तलावत का अमल ख़त्म होता है उसका, ही प्रोनाउंसेस द वर्ड हेयर एंडेथ, आमीन हम कहते हैं मुस्लिम, और क्रिश्चियन जो इसको हेयर एंडेड कहते हैं, आमीन। और जिस तरह से उसने आमीन कहा है, तो चर्च के अंदर क्योंकि वो अकेला ही था, वहाँ पे कंप्लीट साइलेंस थी, इसलिए वहाँ पे आवाज़ गूंज रही थी, और आवाज़ इतनी गूंजी कि ऐसे लगता था कि जैसे वो आमीन किसी ने उसकी तरफ वापस लौटा दी, तो अपनी आमीन अपने पास ही रखो, क्योंकि जिस सिंसियरिटी के साथ और स्पिरिचुअल कह लो कि एक एम्प्टीनेस के साथ उसने आमीन कहा है, उसके अंदर वो खुशबू हुजूर नहीं है, वो सीरियसनेस नहीं है, वो संजीदगी नहीं है। दैट्स वाई वो कहता है कि राइडर लाउडली, और आमीन कहता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही ऊंचा कह दिया, एंड इज एबल टू हियर द इको, और उसे गूंज सुनाई दिया विद ओन वॉइस, अपनी आमीन की आवाज़ की, विच सीम्स टू बी टॉन्टिंग, ऐसे लगता है जैसे वो ताना मारती हुई आवाज़ हो, हेयर और लाफिंग आइटम, जो उसका मजाक उड़ाती हुई आवाज़ हो। इससे रिलेटेड टेक्सचुअल लाइन स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, ये मैंने लिख दी है आपके लिए। एंड प्रोनाउंस, और मैं प्रोनाउंस करता हूँ हेयर एंडेड आमीन,
मच मोर लाउडली दैट आई मीन, यानी उससे ज़्यादा जिसकी कि मैं तवक्को कर रहा था। और कहता है कि वो जो इको थी, वो जो गूंज थी, वो ऐसे जैसे मजाक उड़ा रही हो, स्निगर होता है हंसी, तंजिया हंसी हंसना। आफ्टर वर्ड सी परफॉर्म्स द यूजुअल एक्ट्स ऑफ सिंगिंग, फिर वो वहाँ पे कुछ हमद गाने के जो रवायती काम है, यूजुअल एक्ट्स हैं, उसको सर अंजाम देता है। द विजिटर सिंग्स साइंस द विजिटर बुक्स, और वहाँ पे जो विजिट करने वालों की जो बुक पड़ी होती है उसके ऊपर वो साइन करता है। एंड डोनेट्स, और अतिया देता है। कितना अतिया देता है? आयरिश 6 पेंसेस, ये पेंस है, PENCES पेंसेस है, आयरिश की नहीं करेंसी का नाम है। 6 पेंस का वो डोनेशन वहाँ पे रखता है। एंड लीव द चर्च से चला जाता है। और यहाँ पे राइटर शायद एक बार फिर तर्ज करना चाहता है कि चर्च तो खुद मोहताज है किसका? डोनेशंस का। द गिवन लाइन्स आर वेरी मीनिंगफुल, और ये लाइनें बड़ी मीनिंगफुल एंड सिग्निफिकेंट है। द विजिटर सेज आई रिफ्लेक्ट, मैं सोचता हूँ द प्लेस वॉज नॉट वर्थ स्टॉपिंग फॉर, कि ये जगह रहने के काबिल, रुकने के काबिल नहीं है। वर्थ स्टॉपिंग फॉर होता है रुकने के काबिल, यानी उसके जहन में ये क्यास आया, ख्याल आया, सोच आई, ये एक तो मेरा वक्त का ज़िया है, ये मेरा वेस्टेज ऑफ टाइम है। ये मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है, ये मॉडर्न पीपल जो हैं, वो शायद इस तरह की इबादत को तवील वक्त तक वहाँ पे खड़े होके, ज़्यादा देर खड़े होके इबादत करने के अमल को वेस्टेज ऑफ टाइम और शायद एनर्जी का ज़्यादा समझते हैं। ये शायद उसकी तरफ इशारा है। आई रिफ्लेक्ट द प्लेस वॉज नॉट वर्थ स्टॉपिंग फॉर, कि जगह रहने के काबिल नहीं है, रुकने के काबिल नहीं है। येट स्टॉप डेट, लेकिन फिर भी कहता है कि मैं रुक जाता, मैं रुक गया। इनफैक्ट आई ऑफन डू, कहता है कि मैं अक्सर ही ऐसा ही करता हूँ, ऐसा पहली बार नहीं हुआ बल्कि मैं अक्सर ही ऐसा करता हूँ। एंड ऑलवेज एंड मच एट अ लॉस, और आखिर में मैं बात ख़त्म करता हूँ काफ़ी एट लॉस, शशोपंज में रहकर, लाइक दिस, इस तरह की, यानी इस तरह की शशोपंज। शशोपंज क्या है कि वो आ भी गया है, वो वहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुका भी है, उसने कुछ रिसाइटेशंस भी की हैं, कुछ दुआया कलमात भी सर अंजाम दिए हैं, लेकिन फिर भी वो इसको क्या समझ रहा है कि ये वक्त का ज़्यादा था, ये रहने के काबिल नहीं थी, खड़े स्टे होने के काबिल नहीं थी जगह। यानी इस तरह से वो शशोपंज में, एट ए लॉस होता है शशोपंज में, इन ए फिक्स, उलझन में, कन्फ्यूजन में, लाइक दिस। और फिर वो हैरानों को सोचता है, वंडरिंग व्हाट टू लुक फॉर, और कहता है कि मैं हैरानों को सोचता हूँ कि मैं किस चीज़ की तलाश में यहाँ पे आया हूँ। वंडरिंग टूर, मैं ये भी हैरानों को सोचता हूँ व्हेन चर्चेज विल फॉल कम्प्लीटली आउट ऑफ यूज़, कि उस वक्त क्या बनेगा इन चर्चेज़ का जब ये आउट ऑफ यूज़ हो जाएंगे, जब लोग इनको मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल करना छोड़ देंगे। शायद को ये खदशा है कि आने वाले दिनों में इन फ्यूचर जो है चर्चेज़ जो हैं या ये मजहबी जो बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं, ये यूज़लेस हो जाएंगी, ये लोगों के लिए फजूल सी हो जाएंगी, आउट ऑफ यूज़ हो जाएंगी। और फिर पोइट कहता है एज ही गोज आउट द चर्च, जैसे वो चर्च से बाहर जाता है, गोज आउट ऑफ द चर्च कर लें, ही गोज आउट ऑफ लगा लें यहाँ पे, गोज आउट ऑफ द चर्च, ही हैज़ ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग, उसके अंदर शदीद किस्म की फीलिंग्स हैं, दैट जस्ट लाइक मैनी प्रीवियस विजिट्स, बिल्कुल ऐसे जैसे उसके प्रीवियस विजिट्स के थे। द प्रेजेंट विजिट हैज़ आल्सो बीन ए फुटाइल एक्सरसाइज, और ये भी उसकी कोई फजूल किस्म की एक्सरसाइज रही, सरगर्मी रही है। ही गोज बैक एज एम्प्टी, और वैसे खाली जा रहा है, एज ही वॉज एट द टाइम, जैसे वो उस वक्त खाली था, वैन ही एंटर्ड, जब वो अंदर दाखिल हुआ था। यानी कहता है कि बस उसका आना फजूल था, स्टे करना फजूल था, जैसे वो खालियात आया वैसे खालियात जा रहा है। बिकॉज इन हार्ट, क्योंकि उसके दिल में ही हैज़ नो रिलीजियस फीलिंग्स एंड स्पिरिचुअल डिवोशंस, ही इज़ डोमिनेटेड बाई द फीलिंग, और इस चीज़ से वो मगलूब हुआ है, उसके ऊपर इस एहसास का गलबा है, दैट ही हैज़ अचीव्ड समथिंग नथिंग फ्रॉम द चर्च विजिट, कि उसे इस विजिट से कुछ नहीं मिला है। और यहाँ पे राइटर थोड़ा सा मैं आपको मज़ीद इसको एक्सप्लेन करता हूँ। आफ्टर द डिस्क्रिप्शन ऑफ इस ब्रीफ एंड अपरेंटली फुटाइल विजिट, अपने इस मुख्तसर से और बज़ाहिर फजूल किस्म के दौरा, यानी फुटाइल फजूल होता है, यूजलेस होता है विजिट, चर्च के विजिट के बाद, द पोइट बिगिंस टू स्पेकुलेट, शायर क्या सराहियाँ करता है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये स्पेकुलेशन का वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इस नज़म के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेशंस की गई हैं, क्या सराहियाँ की गई हैं अबाउट द सब्सिक्वेंट एजेस, आने वाले दौर के बारे में। एंड ही इमेजिन, और वो सोचता है, एंड द इमेजेस, एंड ही इमेजिन है, यहाँ पे ही है स्टूडेंट्स, तो ही कर लीजिएगा। एंड ही इमेजिन, वो तसव्वुर करता है द रोल ऑफ द चर्च, कि चर्च का क्या रोल होगा, एंड द कंडीशन ऑफ द चर्च, चर्च की क्या हालत होगी इन दोज एजेस, उन दिनों में जो आगे आएंगे, यानी आने वाले दौर में। ही स्पेकुलेट्स, वो क्या सराहियाँ करता है, दैट विद द पैसेज ऑफ टाइम, के वक्त गुजरने के साथ साथ द चर्चेज वुड बिकम लेस एंड लेस इंपॉर्टेंट, कि ये कम से कम अहम होते जाएंगे, बिकॉज ऑफ द डिक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द रिलीजन, क्योंकि मजहब की इंपॉर्टेंस कम होती जाएगी आने वाली आगे कारोबारी साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में। द स्मॉलर चर्चेज, और कहता है जो छोटे चर्च है वो सीज टू बी, वो तो वैसे बंद हो जाएंगे, कहता है छोटे मोटे चर्च पे वैसे उनका वजूद नहीं रहेगा। वाइल ओनली द फ्यू लार्ज वन, जबकि जो बड़े बड़े चर्च हैं जैसे वो हिस्टोरिकल अहमियत के हामिल होते हैं, जिनको हम कैथेड्रल कहते हैं, वो रिमेन और सर्वाइव, सर वही बच जाएंगे, रह जाएंगे।
चर्चेज वुड नॉट बी द यूज एज प्लेसेस ऑफ वर्शिप, और चर्चेज को इबादत की जगहों के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बट एज म्यूजियम्स, बल्कि लोग इसको अजायब घर के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। वेयर द हॉली थिंग, जहाँ पे मुकद्दस चीज़ें रिलेटेड टू द चर्चेज, चर्चेज से मतलब वुड बी कैप्ट, रखी जाएंगी फॉर डिस्प्ले, नुमाइश के लिए और एग्जीबिशन के लिए, ताकि लोग विजिटर्स वहाँ पे आके उनको देखें। द चर्च रिलेटेड थिंग्स, और चर्च से जो रिलेटेड चीज़ें हैं वुड बी केप्ट इन द लॉक शो केसेज, वो लॉक की गई अलमारियों के खानों में या शो केसेज में रखी जाएंगी। ऑल द स्पेकुलेशन, और जितनी भी ये क्या सलाहियाँ हैं ऑफ द पोइट आर एविडेंट इन द गिवन लाइन। ये देखें, ये मैंने टेक्स्ट में से लाइनें ली गई हैं, ये एक बहुत बड़ा एक्सटेंजा है, इसको स्टूडेंट्स आप देख लीजिएगा। वंडरिंग टू, कहता है कि मैं हैरान होकर सोचता हूँ, मैन चर्चेज फॉल कम्प्लीटली आउट ऑफ यूज़, कि जब चर्चेज जो मुकम्मल तौर पर आउट ऑफ यूज़ हो जाएंगे, जब इनका इस्तेमाल बाकी ना रहेगा, वेर वट वी शैल टर्न दम इनटू, हम इनको किस चीज़ में तब्दील कर देंगे, यानी इन बिल्डिंग्स को, इन इमारतों को हम किस चीज़ में तब्दील करेंगे। ए वी शैल कीप अ फ्यू कैथेड्रल क्रॉनिकली ऑन शो, क्या हम इसे तारीख के तौर पर डेट वाइज याद रखने के लिए कैथेड्रल को रखेंगे ऑन शो, नुमाइश के लिए। देर पार्चमेंट, उनके टुकड़े, उनके कोई किताबें वगैरह, उनके पर्चे वगैरह, प्लेटें वगैरह और पाइप्स वगैरह, इन द लॉक केसेस, ये सारा चर्च से रिलेटेड सामान है, उन्हें शोकेसेस में हम लॉक करके रख देंगे लोगों को दिखाने के लिए, एग्जीबिशन के लिए, नुमाइश के लिए। एंड लेट द रेस्ट, और बाकी जो चर्च हैं रेंट फ्री, उनको हम रेंट फ्री कर देंगे, किन के लिए, ताकि वो बारिश में जो भीगने वाले जो लोग हैं या जो वो बच सकें और वहाँ पे थोड़ी देर आके वहाँ पे प्रोटेक्शन ले सकेंगे। एंड शीप या भेड़ें गायें वगैरह वहाँ पे आके रुक जाया करेंगी, कि ताकि उनको उन बिल्डिंग्स में वो थोड़ी देर खड़े जो उनसे वो रेंट वगैरह, क्योंकि वो खाली बिल्डिंग्स पड़ी होंगी, तो कहता है क्या हम इस मकसद के लिए इनको इस्तेमाल करेंगे फिर फ्यूचर में। शैल वी अवॉइड दम एंड अनलकी प्लेसेस, और फिर हम उनको अवॉइड करना शुरू कर देंगे। हम इनको वैसे तो लकी प्लेसेस समझते हैं ना, अपने गमों का, अपने दुखों का मुदावा करने के लिए, सुकून के लिए वहाँ पे जाते हैं, और कहता है कि शायद अब हम इनको उस ज़माने में, आने वाले दौर में जब मज़हब कम हो जाएंगे, उनकी फोर्स कम हो जाएगी, तो ये बिल्डिंग्स भी हमारे लिए एक अनलकी प्लेसेस कंसिडर की जाएंगी। क्या शायद ऐसा होगा? ये क्या सलाहियाँ हैं, स्पेकुलेशंस हैं। द बर्ड स्पेकुलेट्स, और शायर फिर क्या सलाही करता है, दैट चर्चेज वुड बी यूज्ड, कि चर्चेज को इस्तेमाल किया जाएगा फॉर कीपिंग एनिमल्स, जानवर वगैरह रखने के लिए, और फॉर सीकिंग शेल्टर, या पनाह लेने के लिए, ड्यूरिंग रेन, बारिश के दौर में, बारिश के दौरान। इन अदर वर्ड, दूसरे लफ्ज़ों में, द बर्ड वांट्स टू गिव द इंप्रेशन, शायर ये तासुर देना चाहता है, दैट द स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस पर्पज, कि इसका जो मजहबी और जो रूहानी मकसद है, द चर्चेज वुड सून बी इग्नोर्ड, और चर्चेज को बेटे क्या हो जाएगा, इग्नोर कर दिया जाएगा। यहाँ पे फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप के बाद स्टूडेंट्स को दाल लगा लीजिएगा, ये टी कैपिटल हो जाएगा। द चर्चेज वुड सोन बी इग्नोर्ड और फॉरगॉटन, चर्चेज को या तो इग्नोर कर दिया जाएगा और या फरामोश कर दिया जाएगा। फॉरगॉटन था फरामोश करना। द चर्चेज विल लूज द इम्पॉर्टेंट, चर्चेज अपनी अहमियत खो देंगे बिकॉज ऑफ द जनरल नेगलेक्ट, आम गफलत की वजह से, एंड इंडिफरेंस और शान बेनियाजी की वजह से, बेतुजही की वजह से, ऑफ द पीपल टुवर्ड्स रिलीजन, लोगों की मजहब की तरफ। ह्यूमन सिविलाइजेशन विल कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड, इंसानी तहजीब का धारा आगे चलता रहेगा। एंड द एज ऑफ, और कहता है कि एक दौर आ जाएगा किसका, एग्नोस्टिसिज्म का, यानी लोग जब मज़हब के ऊपर या नौज़बिल्लाह नेचर या खुदा के वजूद के ऊपर शक करना शुरू कर देंगे, विल बी फॉरवर्ड बाई, वो फॉलो करेगी किसको, सुपरस्टिशंस को और डिस्प्लेस को। यानी ये एक दौर एग्नोस्टिसिज्म का आएगा, शक परस्ती का आएगा, उसके बाद तौहीन परस्तियाँ आ जाएंगी और बेअकीदगी आ जाएगी। बट इवन इन दैट, जब तक उस ज़माने में भी द चर्चेज विल हैव सम पर्पस टू सर्व, कहता है कि चर्चेज का फिर भी कोई ना कोई मकसद तो होगा जो वो सर्व करेंगे। इट इज़ ऑल्सो वेरी मच पॉसिबल, और ये भी मुमकिन बात है, दैट सम पीपल वुड कंटिन्यू टू विजिट द चर्चेज ओनली टू टेक पार्ट इन देयर एनुअल क्रिसमस सेलिब्रेशन, कि शायद वो चर्चेज में साल के साल आया करेंगे या त्योहारों के मौका पर आया करेंगे, और टू अटेंड सम रिचुअल, या कोई रसूमात अदा करने आया करेंगे, या किसी की पैदाइश हो गई वहाँ पे उसको बैप्टाइज करना है, या किसी की शादी का बंधन है उसके वाले से आएंगे, या किसी की मौत होगी जनाजा वगैरह, उस वक्त कहते लोग आया करेंगे। द बर्ड गोज ऑन स्पेकुलेटिंग, और शायद क्या सलाहियाँ करता जाता है द फ्यूचर रोल ऑफ द चर्चेज, और स्पेकुलेट करता जाता है बड़े किसके, फ्यूचर रोल के बारे में चर्चेज के, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पोएम। द बर्ड आल्सो इमेजिन, शायर ये भी तस्वर करता है, द टाइम इमेजिन द टाइम, उस ज़माने को तस्वर करता है, एंड आस्क, और सोचता है, एज टू हु वुड बी द लास्ट विजिटर, कि इसका चर्च का आखिरी विजिटर भी कोई होगा। एक वक्त ऐसा होगा कोई भी नहीं चर्च जाएगा और आखिरी विजिटर भी कोई होगा। ही हिमसेल्फ आंसर द क्वेश्चन, वो कहता है, वो खुद जवाब देता है कि वो आखिरी विजिटर कैसा होगा। वो कहता है, रिमार्क्स वो ये कहता है, दैट इवन इन दैट एज, कि उस ज़माने में भी चर्चेज वुड नॉट बिकम टोटली रेलिवेंट, चर्चेज रेलिवेंट तो नहीं रहेंगे, हाउएवर ऑल्दो ऑर्डिनरी चर्चेज वुड बिकम रुइंस, आम जो चर्चेज वो खंडर बन जाएंगे, फुल ऑफ ग्रास, जिसमें घास उगाएगी, बुश झाड़ी उगाएंगे, अनदर अनवांटेड प्लांट्स और गैर जरूरी पौधे। द लास्ट विजिटर टू द पोइट, और शायर के नज़दीक जो चर्च का आखिरी विजिटर होगा, माइट बी द पर्सन, शायद एक ऐसा शख्स होगा, लाइक द पोइट हिमसेल्फ,
ऐसे जैसे शायर खुद है, शक परस्ती वाला, ईमान की दौलत से माला माल ना रहने वाला। हु इज़ बोर्ड, जो कि बोर होगा विद द डल रूटीन ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की आम रूटीन से, एंड गोज टू द चर्च फॉर सेक ऑफ चेंज, और सब तब्दीली की गर्ज से थोड़ा सा चेंज लेने के लिए, माहौल चेंज करने के लिए वो चर्च में जाया करेगा। सम एंटिक्वेरियंस, और कहता है कि कुछ माहिर आसार कदीमा के जो लोग हैं, एंटिक्वेरियंस हैं, माइट आल्सो विजिट द चर्चेज, वो भी चर्चेज को विजिट करेंगे, टू लुक दम एज सिम्बल्स ऑफ एन एंशिएंट सिविलाइजेशन, कि ये कदीम तहजीब की एक अलामत है। जो स्टूडेंट्स की हमारी एक ज़रा तवील नज़म थी, बस मजबूरी होती है समटाइम्स, तो इसलिए मैंने ज़रा स्पीडीली इसको डिस्कस किया आपके लिए, ताकि ना आपको इसका ज़्यादा से ज़्यादा ओवरव्यू जो है वो मिल जाए, और हमारी जो स्टूडेंट तबका है वो थोड़ा सा बोरिंग भी फील करता है इस तरह की स्टडीज़ को करते हुए। तो बेपना इसके अंदर वोकेबलरी है आपके लिए, इसके अंदर अच्छा मटीरियल है आपके लिए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, और इसी में से आपका जो है वो सारा कुछ इंशाल्लाह स्टूडेंट्स जो है वो क्वेश्चन वगैरह, थीम वगैरह, सेंट्रल आइडिया क्वेश्चन वगैरह इसमें से निकलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।